न्याय और कानून के जरिए हम प्रयास करते हैं कि आम जन के न्याय पाने की राह आसान हो। आज हम चर्चा करेंगे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनों की। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात को स्वतंत्रता से रख सकें, अभिव्यक्त कर सकें और आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए अपनी चीजों को जनता तक पहुंचा सकें। नए कृषि कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या हमें प्रदर्शन का जो अधिकार संविधान ने दिया है वो असीमित है या फिर उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि जिस तरह से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली से लगी सभी सड़कें जाम कर दी गई हैं, उससे यही लगता है कि सिर्फ मेरा मौलिक अधिकार सबसे बड़ा है। चलिए थोड़ा संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर नजर डालते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जिसमें वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, जिसके तहत हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी में हमें प्रदर्शन का अधिकार भी मिल जाता है। लेकिन जब हमें ये अधिकार मिलता है तब उस पर संविधान ने कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसे हम शायद भूल जाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं सीए और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को अपने अधिकारों के इस्तेमाल के लिए दूसरे के अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों चले धरना प्रदर्शन के कानूनी पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि धरना प्रदर्शन के नाम पर अन्य नागरिकों के आवागमन का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। क्या यही बात कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन पर लागू नहीं होती है? क्या हमें विरोध का असीमित अधिकार मिल गया है कि हम दूसरों के सड़क पर चलने के अधिकार को छीन ले, चाहे बोलने की स्वतंत्रता हो या फिर जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता। भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार समान रूप से मिले और हमें मिले मौलिक अधिकारों का ये मतलब कतई नहीं होता है कि हम दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल प्रताप सिंह जी, जो कानून विशेषज्ञ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कैसे आंदोलन जो है वो एक संवैधानिक तरीके से किया जाता है और क्या चीजें हैं जो पुलिस के पास अधिकार है उनको अरेस्ट करने का, उनको ऐसे आंदोलन को कुचलने का। मदन जी, जो जहाँ तक हमें राइट्स की बात है बोलने की और हमारी स्वतंत्रता की बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपनी बात को किस हद तक कह सकते हैं और कैसे कह सकते हैं। जहाँ तक स्वतंत्रता और आंदोलन की बात है, उसमें एक चीज़ हमेशा माना गया, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद से ये देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो आंदोलन की राह आज़ादी के पहले भी हम लोगों ने देखी थी। और आंदोलन एक ऐसा जरिया था जो कि सरकार को जगाने का या उसके खिलाफ जाने का एक लोगों को मोटिवेशन था। आज की डेट में भी अगर हम देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें बोलने की आज़ादी दी, अपने व्यापार करने की आज़ादी दी, सारी चीज़ों की आज़ादी दी, उसमें एक आज़ादी ये भी है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। अब आंदोलन की रूपरेखा क्या है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में भी कहा, जैसे अगर इस घटना शाहीन बाग और किसान आंदोलन के पहले अगर हम जाएं थोड़ा सा, तो सन 2012 में रामलीला मैदान के केस में भी एक PIL फाइल हुई थी और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोटेस्ट का राइट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और किसी भी कानून से, या जैसे हम आमतौर पे यूज़ करते हैं कि हम प्रिवेंटिव कानून से उसको कुचल नहीं सकते,
क्योंकि ये हमारी वॉइस है। लेकिन उसका तरीका ये है कि हम वो आंदोलन ऐसे करें जिससे कि आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो या आम लोग उससे प्रभावित ना हो। अनिल जी, एक चीज यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। एक तो बात आती कि हमारा ये अधिकार है संविधान के द्वारा दिया हुआ। दूसरी चीज, एक जो कानून है कि उसमें हम पहले उनसे परमिशन ले कि हम अपने अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? ये विरोधाभास नहीं ये विरोधाभास नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी एजिटेशन या आंदोलन हम शांतिपूर्ण करते हैं तो एक मजिस्ट्रेट, जो हमारा जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जिस इलाके के हैं, जिस तालुके के हैं, तो वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमको देनी चाहिए कि, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ कभी अनवारंटेड इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें कि फिर प्रशासन ही दोषी माना जाता है। तो इन सब चीज़ के प्रिवेंशन में हम एक एप्लीकेशन डालते हैं कि हम एक अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और मजिस्ट्रेट उसकी परमिशन देता है कि आप उस धरना प्रदर्शन को करें और उसी के एवज में हम उसको करते हैं। लेकिन जिस मोमेंट पे हमारा धरना प्रदर्शन कानून को तोड़ता है, उसी समय पे वो सारी चीज़ें एजिटेट होती हैं जो हमारे इंडियन पिनल कोड में एक पनिशेबल ऑफेंस होती हैं। जैसे कभी दंगा भड़क जाए, कहीं आगजनी हो जाए, कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें उसका एक पार्ट होती हैं, किसी आंदोलन का एक पार्ट होती हैं कि जैसे हम इकट्ठा तो हुए किसी एक अच्छे काम के लिए, लेकिन उसमें कुछ लोगों के जुड़ने से या भीड़ के जुड़ने से कोई घटनाएं होती हैं, तो उसको हम इंडियन पिनल कोड में जो हमारा प्रोविज़न है उसमें हम उसको डिफाइन करते हैं और उसमें उसका पनिशमेंट भी है। अनिल जी, इसमें एक चीज़ जो सामान्यतः देखी जाती है, जो आपने बताया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है एसडीएम साहब हैं, उनके पास में पूरा राइट होता है कि वो परमिशन दें या ना दें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि यहाँ से ये भय उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी या कोई भी वो एक क्लॉज लगा देते हैं। तो उसके लिए भी क्या हम अदालत जा सकते हैं कि हमें परमिशन मिलनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक 144 जहाँ तक आमतौर पे हम लोग देखते हैं, ये एक प्रिवेंटिव कानून है और ये किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कोरोना पेंडेमिक आया तो उस समय भी धारा 144 लगा दी गई थी कि भाई 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक स्थान पर ना इकट्ठा हों, सारी चीज़ें। तो ये एक प्रिवेंटिव लॉ है, प्रिवेंटिव कानून है और इसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है कि जब किसी भी इशू से धारा 144 लगाई जाती है तो उसका मैक्सिमम पीरियड 2 महीने तक होता है। लेकिन मजिस्ट्रेट उसको पहले भी ख़त्म कर सकता है और मजिस्ट्रेट उसको अप टू 6 मंथ तक बढ़ा भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर थोड़ा सा धारा 144 जो है सेक्शन 144, उसके तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्ति अगर कहीं होते हैं तो पुलिस उसमें पूछताछ कर सकती है और जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। ये कानून जो है अंग्रेजों का बनाया हुआ था और इस तरह के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको कुचलने का ये पूरा प्रयास था। उसको जो है हम लोग आज तक ढो रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस परिस्थितियों में सेक्शन 144 कितना रेलिवेंट है? नहीं, सेक्शन 144 तो सीआरपीसी प्रोवाइड करती है और ये हमारे आज़ादी के बाद का कानून प्रोसीजर हम लोगों ने लेट डाउन किया था। ओल्ड सीआरपीसी को हम लोगों ने इसमें चेंज भी किया था। और जहाँ तक इस कानून को बनाने की मंशा, जब कानून बनाया गया तो ये थी कि जैसे कभी कभी बहुत सी आपदाएं आ जाती हैं, कोई बीमारी आ जाती है या कभी कभी लगता है कि हमें इमरजेंसी इम्पोज करनी है, तो इनफैक्ट इमरजेंसी वगैरह जैसे कोई वर्ड हमारे सीआरपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन 144 एक वो प्रिवेंटिव सेक्शन है कि अगर हम किसी आर्डर को उद्घोषित करते हैं कि फला जगह पर इतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे या फला जगह पर इतने लोग इकट्ठा होने से किसी बीमारी का खतरा है या बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो 144 के दायरे बड़े लंबे हैं। लेकिन अब आम तौर पे क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में या अब हम देखते हैं कि 144 को उस तरीके से यूज़ किया जाता है कि आम तौर पे जो शांतिपूर्ण धरना भी हो तो उस पर भी हम 144 इम्पोज कर, दमनकारी एक तरीके से इसको यूज किया जाता है। अनिल जी, एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई परमिशन के बाद में एक प्रदर्शन करता है, एक आंदोलन करता है और उसमें कोई किसी तरीके से कुछ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं वो सामने आते हैं, वो इस तरह का प्रयास करते हैं कि माहौल को बिगड़े, तो कार्रवाई किन पर होती है और क्या कार्रवाई होती है? जनार्दन जी,
इंडियन पीनल कोड में एक प्रोविज़न है जो अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है। 144 हमें पावर देती है इकट्ठा होने की मतलब 4 लोग हो सकते हैं, और 4 लोग से ज़्यादा भी अगर हैं और परमिशन हमने ली है तो वो 144 के एम्बिट में तो नहीं आता। लेकिन जहाँ पर हमारी भीड़ ज़्यादा है, 5 या 5 से अधिक लोगों की है, और वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि इन द आइज ऑफ लॉ बैड है या इलीगल है, तो वहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट का एक प्रिंसिपल लागू होता है कि उसमें ये माना जाता है कि जितने भी लोग उसके पार्ट हैं वो सारे लोग दोषी होते हैं किसी घटना के। जैसे सपोज करें कि एग्जांपल हम लें कि अगर किसी जगह पर 100 लोगों की भीड़ है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, उसी में किसी ने आग लगा दी, तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट है और उसका एक जो पार्ट है आग लगाना, तो हो सकता है कि इस चीज़ को हम समझें कि कुछ लोगों ने किया या ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। तो यहीं पर कानून की थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ती है कि हम देखें कि क्या आगजनी के पहले कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड उन लोगों का था या नहीं था, या एक ऑब्जेक्ट से लोग इकट्ठा हुए और कुछ लोगों ने उसमें जाके कोई आगजनी कर दी। तो जहाँ पर सारे लोगों का व्यू अगर है कि हमें आगजनी करनी है, पुतला जलाना है, और उससे कोई गाड़ी जल जाती है, तो हम ये मानते हैं कि भाई पुतला जलाने के समय कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, तो हम उस चीज़ को जानते हैं, और ऐसे सूरत में जनार्दन जी सारे लोग उसके लिए लायबल होते हैं, दोषी माने जाते हैं। अभी इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने और दिल्ली सरकार ने ये एक प्राविधान कर दिया है कि जो आंदोलनकारी जो आगजनी में जो तोड़फोड़ में इन्वॉल्व होते हैं उनसे ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग न्याय और कानून में आज चर्चा कर रहे हैं कि आंदोलन और प्रदर्शन से जुड़े हुए कानून क्या हैं। अनिल जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनिल जी, जैसे किसी भी एक आंदोलन में, प्रदर्शन में अगर देश विरोधी नारे लगते हैं तो वो उससे पुलिस कैसे निपटने में सक्षम है और क्या क्या प्राविधान आता है कि कैसे उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है तो वहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ा क्लियर है कि जहाँ पर वो हमें बोलने की आज़ादी देता है वहीं पर एक रिस्ट्रिक्शन भी देता है, और जिसमें सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि जब हमारे देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो ऐसे नारों को हम मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आने वाला अपराध होता है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता हमारी इतनी भी नहीं है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं और वो अपराध न हो। तो ये बड़ा गंभीर अपराध है और ये देशद्रोह की कैटेगरी में आने वाला अपराध है। अनिल जी, अभी हाल में हमने देखा कि कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें दी गई है उसी के तहत मैं इस सवाल को ले रहा हूं कि कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई कि उन्होंने सीएम का और पीएम का जो कार्टून बनाया वो थोड़ा सा एक असम्मानजनक था। तो इस तरह में कैसे क्या प्राविधान बनता है और किस तरह कितना इस पर सजा होती है? नहीं, देखिए, कार्टून एक्चुअली हम अगर अपने इंडियन पिनल कोड में देखें तो कोई ऐसी चीज़ मतलब कार्टून के ऊपर तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम एक रिस्पेक्टेबल आदमी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ जरूर डिफाइंड है, जो डिफेमेशन हमारे वहाँ है, डिफेमेशन क्रिमिनल लॉ भी है, डिफेमेशन सिविल लॉ भी है। तो इस तरह के अगर कोई कार्टून हम बनाते हैं तो वो नेचुरली एक डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है, और डिफेमेशन में इंडियन पिनल कोड में सज़ा का प्रोविज़न है, 2 साल की सज़ा का प्रोविज़न है, और पनिशमेंट भी है। दोनों चीज़ें सजाएं साथ चल सकती हैं, लेकिन ये डिफाइंड है कि इस तरह के अगर कोई कार्टून हम बनाते हैं तो नेचुरली हम उस आदमी का, जो कि एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर है,
तो वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, और ऐसे लोगों का गलत कार्टून बनाना अपने आप में मानहानि करता है और उसके लिए दंड का प्राविधान है जिसके लिए लोग दंडित किए जाएंगे। अनिल जी, ये बात हो गई जो आंदोलनकारी हैं, जो अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन जो लोग इस प्रदर्शन में आकर जो इस तरह की विवाद उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे नारे लगाते हैं जिससे माहौल बिगड़ता है, जैसे हम बात करें जो जेएनयू में हुआ था कि जो कन्हैया ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कैसे ये इस तरह के नारे लगाए गए और अभी तक उसमें किसी को सजा नहीं दी गई, तो ऐसे में कैसे पुलिस निपटती है और क्या प्राविधान रहते हैं? एक्चुअली जो जनार्दन जी हमारा जो लॉ है वो बेस्ड करता है एविडेंस के ऊपर। अब जो एविडेंस कलेक्ट की गई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उस केस में, जो जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे थे और देश विरोधी नारे लगे थे तभी वो चार्जशीट भी उन लोगों के खिलाफ दाखिल की गई। जी जी। तो उसमें जो एविडेंस होता है वही पर्याप्त होता है उस क्रेडिबिलिटी को देखने के लिए। और अब जैसे इधर अमेंडमेंट होके एविडेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग होती है, वो भी एविडेंस की कैटेगरी में आती है। पहले तो अनिल जी, कोई वीडियो बनाता है या कोई ऑडियो रिकॉर्ड करता है तो वो कोर्ट की नजर में मान्य रहेगा, उस पर कार्रवाई कर रही जाएगी। मान्य है और उसको एविडेंस एक्ट में माना जाता है। अब उसमें एक रिस्ट्रिक्शन कोर्ट ने लगाई है कि इस तरह की जब कोई भी एविडेंस हम दाखिल करते हैं तो उसको सेक्शन 65 बी एविडेंस एक्ट का एक प्रोविजन दिया गया है कि एक सर्टिफिकेट इशू करेगा उसको बनाने वाला या अथॉरिटी, जो इशूइंग अथॉरिटी है, कि ये जेन्युइन है और इस इंस्ट्रूमेंट से बनाया गया और इसको यूज़ किया जा सकता है। जो पेश कर रहा है वो ऐसा सबूत उसको देना पड़ेगा कि इससे छेड़छाड़ नहीं की गई। हाँ। लेकिन अनिल जी, ये संभव है कि वो कुछ ऐसा मटेरियल अपने आप जो एडिट करके आप देखते हैं या कोई फोटो है तो उसको अलग तरीके से पेश किया जाए जिससे इस तरह का वो होता, तो जो एविडेंस दे रहा है, जो इस तरह के सामान तौर पे वो जो एक सबूत रख रहा था, उस पर भी कार्रवाई संभव है? हाँ, देखिए, प्रोविज़न हमारे आईपीसी में मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर हम कोई फॉल्स एविडेंस अगर देते हैं तो फॉल्स एविडेंस के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है और वो प्रोविज़न्स कई तरीके से लागू होता है और उसको पुलिस भी कर सकती है उसको अप्लाई। और अगर कोर्ट में कोई फॉल्स एविडेंस दी जाती है तो उस पर कोर्ट भी कार्रवाई करती है, जिसका प्रोविज़न सीआरपीसी में दिया गया 340 सीआरपीसी का, कि अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग में और अनिच्छित आर्डर लेने के लिए अगर कोई फॉल्स चीज़ या फॉल्स एविडेंस या फॉल्स डॉक्यूमेंट दाखिल किए जाते हैं जिससे कि वो प्रक्रिया प्रभावित होती है तो वो पनिशेबल है। तो इस तरह के प्रोविजंस तो हैं, पुलिस के पास भी अधिकार है और कोर्ट के पास भी अधिकार है। अनिल जी, एक आपसे खास राय जानना चाहेंगे, ये जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है जिसमें पूरे देश में आज किसान बंद का भी जो एक आह्वान किया गया और काफी दिन से ये चल रहा है, इसमें कुछ प्रदर्शनकारी और कुछ जो उसमें दल हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों ने कोई कानून की मांग नहीं की थी तो केंद्र सरकार कैसे कोई कानून ला सकती है। तो क्या ये जरूरी है कि मांग के बाद ही कोई सरकार कानून लेके आवे? नहीं, ये तो बात बेबुनियाद है, क्योंकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड यूज किया गया है। स्टेट का मतलब पूरे देश से है। भारतवर्ष जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो अपने लोगों के भलाई के लिए, और विधायिका जो हमारी है, लोकसभा राज्यसभा, वो कोई भी कानून बना सकती है। उसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी कानून बनाते हैं वो जनहित में बनाते हैं और लोगों के लिए बनाते हैं। हाँ, अगर किसी कानून में कोई कमी है तो उस पर चर्चा की जा सकती है, उस पर अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन हम किसी से पूछ के कानून बनावें ये कोई बाध्यता नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विधायिका को, लेजिस्लेशन को इतना पावर है कि वो कानून ही बनाती है, उसका काम ही कानून बनाना है। और अगर उस कानून में कोई गलती है, इलीगलिटी है, या हमारे मौलिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट है जो उसको ऑब्जर्व कर सकती है कि वाकई ये कानून जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती के केस में डिसाइड किया गया है बहुत बड़ी बहुमत का फैसला 13 खंडपीठ का,
कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। तो अगर कोई कानून हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में है तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता। हाँ, उसमें कोई कमी हो सकती है, कोई सुझाव हो सकते हैं, ये हमेशा इनवाइट होता है और कोर्ट भी कह सकती है कि आप इन पॉइंट्स पे किसी चीज़ को रिव्यू कर लें। तो ये कोई ये जरूरी नहीं है कि किसानों के लिए कानून बनाने के लिए ये कहना कि किसानों से नहीं पूछा गया। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मतलब एक लोकतांत्रिक देश में एक चुनी हुई सरकार जो जनता ही चुनती है और जो जनता के लिए होती है, अगर उसने कोई कानून बनाया तो उस कानून में कमियों को उजागर करिए। कानून वो नहीं बना सकते, इस पे तो कोई प्रश्न नहीं हम नहीं उठा सकते, क्योंकि कानून बनाने का पूरा हक, पूरा अधिकार उनको है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल लेते हैं। आपने देखा कि जो अभी आंदोलन चल रहा है इसमें संघीय ढांचा जो है कहीं न कहीं से कमजोर होता दिखा, क्योंकि कुछ स्टेट हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर एक पार्टी की सरकार है और वो कानून का समर्थन कर रही है, जबकि दूसरे राज्य जहां पर दूसरे पार्टी की सरकार है वो विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी ही एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है जो आदमी समझ नहीं पा रहा है कि जो आमजन है उनको लगता है कि ये कानून सही है, हक में है, और हक में है तो इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं चूँकि इस पैंडेमिक में ये कानून बना और बहुत सी चर्चा चूँकि खुले तौर पर नहीं हो पाई, इस पे सदन में भी नहीं हो पाई चूँकि पैंडेमिक की वजह से बहुत से लोग नहीं जाते थे। अदरवाइज़ अगर पैंडेमिक ना होता और कॉन्स्टिट्यूशनल चर्चा होती इस पे राज्यसभा लोकसभा में और सारे लोग इकट्ठा होते तो सारे लोगों के व्यूज़ अपने आ जाते, उसके बाद अगर कोई कानून बनता तो उसकी एक अलग बात थी। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि चर्चा नहीं हुई, चर्चा हुई और उसके बाद ये कानून पास हुआ। अब उसमें अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो स्पेसिफिक उस पर कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है और उसको उठा सकता है। लेकिन केंद्र का जो कानून होता है, केंद्र का कानून तो पूरे देश पे लागू होगा। वो ऐसा नहीं कि वो किसी एक स्टेट के लिए कानून बनाएंगे, दूसरे के लिए नहीं बनाएंगे। हाँ, स्टेट की भी अपनी एक लायबिलिटी होती है और उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है और उसके पास भी अपनी एक पावर है कि वो कभी कभी कुछ प्रोविजंस को अपने हिसाब से वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे सीआरपीसी है, हम लोग इसको देखते हैं, बहुत से स्टेट अमेंडमेंट होते हैं कि कुछ प्रोविज़न है जो कि यूनिवर्सली लागू होते हैं और कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि स्टेट अपने हिसाब से लागू करती है। जैसे अभी एंटीसिपेटरी बिल को हम लोग देख लें कि पहले अपने स्टेट में नहीं थी, अब है, उसमें स्टेट अमेंडमेंट से हमने उसको लागू किया है। तो अगर स्टेट अगर कोई कानून, उस कानून में अगर कोई कमी पाती है तो ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है। और अभी तो ये कानून फोर्स में आया है और अगर इसमें कोई कमी है तो निश्चित तौर पे उसको रेज करना चाहिए सदन में और उसके बाद उस पर चर्चा भी हो सकती है लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि केंद्र का बनाया हुआ कानून कानूनन हिसाब से पूरे देश पर लागू होता है जब तक कि उसको हम एक्सक्लूड न करें। क्योंकि पहले हम लोग एक्ट में पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर पे ये कानून लागू नहीं होगा, तो जब जैसे वो धारा हटी हमने उसको लागू करना शुरू किया। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कानून बनाते समय ही उसके अपने प्रियम्बल में लिख देते हैं कि ये कहाँ से और कब से लागू होगा। अगर हमने किसी स्टेट को नहीं छोड़ा है तो ये किसान कानून पूरे हिंदुस्तान के किसानों पर लागू होगा। अनिल जी, जैसा आपने बताया कि अगर कोई आंदोलन या प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद आप आ सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि इतना समय नहीं रहता कि वो परमिशन ली जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या वो प्रदर्शन, वो आंदोलन सारे असंवैधानिक हैं और उस पर कैसी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि 144 के जो आर्डर होते हैं वो एक प्रिवेंटिव आर्डर है। अगर कोई प्रिवेंटिव आर्डर नहीं इशू किया गया है और कोई अमल में नहीं है और उस समय पर 144 लागू नहीं है तो कोई अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कर सकता है, उसमें कहीं उसको रोक नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही प्रोवाइड करता है कि हम प्रिवेंटिव लॉ को किसी आंदोलन को कुचलने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कोई धरना है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये उस अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। और यही बात रामलीला मैदान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया और कहा भी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आंदोलन का राइट है,
प्रदर्शन का राइट है, विरोध का राइट है, लेकिन उसकी एक अपनी सीमा है कि हमारे किसी प्रदर्शन से, विरोध से किसी को कोई नुकसान ना हो, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये उस समय गैर कानूनी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि उसको कोई पहले से कोई आदेश हो कि इतने लोग इकट्ठा नहीं होंगे, या हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अचानक कोई चीज़ होती है। तो अगर किसी ऑफेंस को हमने नहीं किया, कारित किया है, तब तक वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। अच्छा अनिल जी, जैसे दमनकारी नीति है अगर किसी सरकार की, किसी राज्य के सरकार की, और वो परमिशन नहीं देते हैं अगर किसी प्रदर्शन का, तो क्या सरकार के खिलाफ या सरकार के उस नुमाइंदे के खिलाफ भी अदालत जाया जा सकता है? नेचुरली जाया जाता है। अदालत तो सबसे बड़ी है और अदालत देखती भी है। आप देखें कि सारे लेजिस्लेशन, सारे एग्जीक्यूटिव जब फेल हो गए शाहीन बाग पे, तो अदालत ने ही उसमें इंटरफियर किया, और अदालत के इंटरफेरेंस से ही अदालत ने कहा उस केस में कि भाई आप किसी भी रोड को एक अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए ऑक्युपाई नहीं कर सकते। आप आंदोलन तो कर सकते हैं, उसमें भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी प्रेमिसेस को एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए ऑक्युपाई नहीं कर सकते, और ये नहीं कि आपके किसी ऑक्युपाइड करने से लोगों को तकलीफ हो रही है। तो कोर्ट के रास्ते तो हर वक्त खुले हुए हैं, और कोर्ट इस पर चाहे PIL के माध्यम से इंटरटेन कर ले, कभी कभी कोर्टें सो मोटो ले लेती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें कि कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेती हैं। तो ऐसा है कि कोर्ट के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। और देखिए, दमनकारी नीति चाहे किसी भी सरकार को हो, लेकिन जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट पिलर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, एक पत्रकारिता को, एक न्यायपालिका को, कि ये दोनों अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपने दायरे में हमेशा स्वतंत्र हैं, क्योंकि इसीलिए इनको कहा गया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर हैं। एक पत्रकारिता चौथा खंभा माना गया, और न्यायपालिका को तीसरा खंभा माना गया। तो ये दोनों स्वतंत्र हैं अपनी बात को कहने के लिए, और कोर्ट के पास हर समय अख्तियार है कि वो इस चीज़ पे कॉग्निजेंस लेके वो कोई भी कार्रवाई, कोई भी आर्डर, और कोई भी जो दमनकारी आर्डर है उसको लीगल भी करती है, हमेशा करती है सरकारें। हमारा संविधान हमें किसी भी प्रदर्शन, किसी भी आंदोलन की इजाज़त देता है, लेकिन तब तक जब तक आप दूसरे के अधिकारों का हनन ना कर रहे हो। हमें भरोसा है कि आपको आज के कार्यक्रम से काफ़ी जानकारी मिली कि प्रदर्शन और आंदोलन में कितनी चीज़ें न्यायिक होती हैं और क्या चीज़ जो न्याय की सीमा से बाहर है। हम ऐसे ही अगले ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। योगी कैबिनेट की बैठक आज 30 से ज्यादा प्रस्ताव होंगे पेश। 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव। देश भर में आज डॉक्टर्स की हड़ताल, आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत का विरोध, OPD बंद, इमरजेंसी सेवा जारी। दिल्ली में किसान आंदोलन का 16वां दिन, गाजियाबाद बॉर्डर से किसान ने दिल्ली किया कूच, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। महाराजगंज में 6 साल के मासूम का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगी 50 लाख की फिरौती, तलाश में लगी कई टीमें। और यूपी में कोहरे का कहर, बदायूं और उन्नाव में कोहरे के कारण हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी ही देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्ताव रखे जाएंगे। निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए नीति 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा।
चिकित्सा और स्वास्थ्य नियमावली 2020 के गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा जाएगा। तहसीलदारों को सहायक कलेक्टर के लिए अधिकृत प्रस्ताव भी इस बैठक में लाया जा सकता है। 34 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे।